आज हम एक ऐसी माइंड बॉगलिंग जियोपॉलिटिकल थियरी को डिकोड करने जा रहे हैं जो इंतहाई हैरानकुन है। हालिया सोर्स मटेरियल में एक ऐसा दावा सामने आया है जो पूरी दुनिया के नक्शे को बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस थियरी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात और ईस्ट एशिया, खासतौर पर ताइवान में बढ़ती हुई टेंशन कोई अलग अलग वाकयात नहीं है, बल्कि ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एक जायंट पजल या जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की तरह है, जहां मिडिल ईस्ट में चली गई एक चाल का सीधा असर ताइवान पर पड़ता है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स वेब को अनटैंगल करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे: द वार्निंग कॉल, द मिडल ईस्ट टेस्टिंग ग्राउंड, ड्रेनिंग डिफेंस रिसोर्सेज, द ताइवान अल्टीमेटम और आखिर में अ शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बीजिंग वाशिंगटन वार्निंग कॉल। सोर्स के मटेरियल के हिसाब से इस सारी कशमकश की शुरुआत एक इंतहाई हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन से होती है। दावा किया गया है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को एक डायरेक्ट फ़ोन कॉल की, और इस कॉल का मकसद एक इंतहाई वाज़ेह पैगाम देना। उन्होंने एलिजिडली कहा कि ताइवान चाइना और यूएस के दरमियान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हवाले के मुताबिक ये कोई आम रूटीन की गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि एक सख्त वार्निंग थी कि अगर अमेरिका चाहता है कि हालात मज़ीद ख़राब ना हों तो उन्हें ताइवान के मामले से बिल्कुल दूर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, द मिडल ईस्ट टेस्टिंग ग्राउंड। अब यहाँ पर एक इंतहाई हैरान कुन दावा सामने आता है, इस 5% के फिगर की शक्ल में। सोर्स के तज्जिये में बताया गया है कि गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है, वो उस टेक्नोलॉजी का सिर्फ़ और सिर्फ 5% है जो ताइवान के तसादम के लिए तैयार की गई है। यानी मिडल ईस्ट में जो हम डिफेंस सिस्टम्स की नाकामी देख रहे हैं, वो असल प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा, या यूं कह लें कि एक टीज़र है। असल तैयारी तो ताइवान के लिए बचा कर रखी गई है। लेकिन ज़रा रुकिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। सोर्स मटेरियल तजवीज़ करता है कि चाइना ने 12 से 15 साल पहले एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी सब्र और तहम्मुल की हिकमत अमली अपनाई थी। इस टाइमलाइन में दावा किया गया है कि पिछले एक अशरे से ज़्यादा अरसे में ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मुसलसल बढ़ाया गया। ख़ासतौर पर 2020 के बाद इनकी एक्यूरेसी को मैसिवली अपग्रेड किया गया, और इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का नतीजा वो हम आज गल्फ के कॉन्फ्लिक्ट्स में देख रहे हैं, जहां ये अपग्रेडेड सलाहियतें टेस्ट की जा रही हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ड्रेनिंग अमेरिकन डिफेंस रिसोर्सेज। तो इस तवील मंसूबे का आखिरी मकसद क्या बताया जा रहा है? दावा ये है कि असल टारगेट अमेरिका के रिसोर्सेज को कम्प्लीटली ड्रेन करना है। अगर हम मुवाजना करें तो सोर्स के मुताबिक ईरान की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड ड्रोन्स के सामने अमेरिका के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स जैसे F-35 फाइटर जेट्स और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स नाकाम साबित हो रहे हैं। दावा ये है कि पुराने F-5 जहाज़ों को इस हद तक अपग्रेड कर दिया गया है कि वो जदीद टेक को मात दे रहे हैं। थ्योरी का मानना है कि मिडल ईस्ट का मौजूदा माहौल असल में एक थकाने वाली जंग है, ताकि ताइवान पर किसी भी एक्शन से पहले अमेरिका का असलहा और डिफेंस रिसोर्सेज पूरी तरह निचोड़ लिए जाएं। इसके साथ ही सोर्स ने लीडरशिप पर भी एक क्लेम किया है। दावा किया गया है कि पेंटागन के चीफ पीट हेग्सेथ को उनके मुखालिफिन इनकॉम्पिटेंट या नाअहल समझते हैं। तज्जिये का कहना है कि ये चीज़ अनजाने में ही सही, लेकिन इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी को मज़ीद फ़ायदा पहुंचा रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, इस मैक्रो जियोपॉलिटिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? असल में इसके कैस्केडिंग इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स बहुत शदीद हैं। सोर्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिलाकर रख दिया है। हीलियम और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रुक गई है, और इसका सीधा निशाना ताइवान की माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, चिप्स बनाने के लिए हीलियम और LNG दरकार होती हैं। अगर ये चिप्स नहीं बनेंगी तो मोबाइल फ़ोन से लेकर जदीद मिसाइल्स तक सबकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। ये पूरी तरह से एक इंटरकनेक्टेड आलमी सिलसिला है। यहाँ से हम एंटर होते हैं चौथे हिस्से में, द ताइवान अल्टीमेटम। तहकीक में एक इंतहाई प्रोवोकेटिव और संगीन लीक्ड प्लान का दावा किया गया है। इस लाइटनिंग फास्ट ऑपरेशन के 3 अहम मराहिल बताए गए हैं। पहला स्टेप, सिर्फ 58 मिनट के अंदर ताइवान के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना। दूसरा स्टेप, उन्हें फौरी तौर पर चाइना रीलोकेट करना। और तीसरा स्टेप, इस एक्शन के नतीजे में अमेरिका और यूरोप की तरफ से आने वाले किसी भी काउंटर अटैक को एब्जॉर्ब कर लेना।
سورس کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی کشمکش کے بعد اب اس پلان کو مزید طاقت مل گئی ہے، اور یہ چیز بہترین طریقے سے اس سٹارک الٹیمیٹم کی عکاسی کرتی ہے جو اللیجڈلی تائیوان کو بیک چینلز کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ دعویٰ ہے کہ تائیوان کے سامنے اب صرف دو ہی راستے ہیں۔ ایک طرف سافٹ ریونین ہے، جہاں تائیوان کو ایک پروونشل سٹیٹس مل جائے گا، وہاں کی لوکل لیڈرشپ قائم رہے گی لیکن سسٹم چائنا کا ہوگا۔ دوسری طرف ہارڈ ٹیک اوور ہے، یعنی ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن، جہاں اب امریکہ کی طرف سے بچانے کی کوئی امید باقی نہیں۔ تجزیے کے مطابق تائیوان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب انہیں کوئی فارن پاور نہیں بچا سکتی، اس لیے سافٹ ریونین ہی واحد بہتر راستہ ہے۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، اے شفٹنگ گلوبل آرڈر۔ تو اس تھیوری کا الٹیمیٹ کنکلوژن کیا ہے؟ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ساری گیم صرف تائیوان کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلی جا رہی، بلکہ اس کی کور اسٹریٹجی ایک عالمی پرسیپشن قائم کرنا ہے۔ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہوں گے، وہاں تباہی لازمی آئے گی۔ یہ پاور ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی ایک کوشش بتائی جا رہی ہے، اور حوالے کا دعویٰ ہے کہ یہ اسٹریٹجی بالکل کام کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر اس کے ریاکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ جرمنی سے امریکن فوجیں واپس جا رہی ہیں، یورپ اپنے ایئر سپیس اور بیسز کو امریکہ کو استعمال کرنے دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جاپان، جس نے تائیوان کو بچانے کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا اشارہ دیا تھا، اسے سخت وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ سورس کی مانیں تو ہر کوئی اس وقت اس تھریٹ لیول سے خوفزدہ ہے۔ تو اس سب کو سمجھنے کے بعد کیا واقعی دنیا عالمی طاقت کے توازن میں ایک پرماننٹ شفٹ کا سامنا کر رہی ہے؟ کیا سچ میں دنیا کا گلوبل آرڈر بدل رہا ہے؟ یہ سورس مٹیریل یقیناً ہمیں ان دیکھی کڑیوں کو جوڑنے پر مجبور کرتا ہے جو گلوبل پالیٹکس کی اس پیچیدہ گیم کو چلا رہے ہیں۔ اس عالمی شطرنج کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس تھیوری نے سوچنے کے لیے بہت کچھ دے دیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔